नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं RRR मूवी को। और मूवी का बजट करीब 550 करोड़ है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR का कंपटीशन उनकी अपनी ही फिल्मों बाहुबली और बाहुबली 2 से है, क्योंकि एक बड़ी सफलता के बाद जब कोई डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म के साथ थिएटर पहुंचता है तो यकीनन उनसे उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है आदिलाबाद के जंगल से, जहां पर गौंड निवास करते हैं, जिनके अंदर एक खास तरह की काबिलियत होती है। और उन्हीं में से एक होती है मल्ली, जो कि 10-12 साल की लड़की है और वह बहुत ही अच्छा गाना गाती है और हाथों पर काफी खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती है। थोड़ी देर के बाद स्कॉट सर जंगल से वापस आते हैं, जो कि अंग्रेजों का लीडर है। और यहाँ पर स्कॉट सर की वाइफ को मल्ली पसंद आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। जिसके बाद वह मल्ली के पेरेंट्स के सामने कुछ पैसे फेंक देते हैं, जिससे देख उन्हें ऐसा लगता है कि वह लोग खुशी के कारण ये पैसे दे रहे हैं, जबकि वे लोग ये नहीं जानते थे कि ये पैसे मल्ली की कीमत है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वह लोग मल्ली को लेकर जा रहे हैं तो उसकी माँ तुरंत ही उसकी तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वह लोग उसे बेरहमी से मार देते हैं। अब आगे हम 1920 में दिल्ली के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कई सारे क्रांतिकारी मौजूद थे और वह लोग आंदोलन कर रहे थे। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी उनसे डर रहे थे। और फिर उन्हीं में से एक आदमी उनकी तरफ एक पत्थर दे मारता है, जिससे दीवार पर टंगी एक ऑफिसर की फोटो टूट जाती है। इसलिए वह अंग्रेजी ऑफिसर उस आदमी को लाने को कहता है। और फिर तभी एंट्री होती है राजू की, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता है और वह अपने ऑफिसरों की हर एक बात मानता है। इसलिए वो उस आदमी को लाने के लिए भीड़ में कूद पड़ता है और उन सभी से लड़ाई करता है, जिसमें वह काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके बावजूद वह उस आदमी को यहाँ तक लेकर आता है। अंग्रेजी ऑफिसर भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर के प्रमोशन के लिए नाम अनाउंस हो रहे थे, जिनमें कई सारे ऑफिसरों के नाम अनाउंस होते हैं, लेकिन उनमें राजू का नाम नहीं था। और ये देखकर राजू को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी काबिलियत को देखकर सबसे पहले उसी का प्रमोशन होना था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। आगे हम ब्रिटिश दफ्तर में एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि अंग्रेजों से बात कर रहा था। वह उनसे कहता है कि कुछ महीने पहले स्कॉट सर आदिलाबाद के जंगल आए थे, जहाँ से उन्होंने एक लड़की को उठा लाए थे। और वह एक गौंडों की बेटी है। होने को तो वह बहुत सीधे होते हैं, लेकिन जब बात अपनी पर आ जाए तो वह कुछ भी कर सकते हैं। और वह लोग उस लड़के को यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे। आगे हम जंगल में एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि अपने ऊपर खून डाल रहा था, ताकि जानवर वो सूंघ कर उनकी तरफ आए और वह उनका शिकार कर ले। तभी एक भेड़िया उस खून को सूंघ कर उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वह भागने लगता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस खून को सूंघकर शेर भी आ सकता है। इसलिए वह बहुत तेज भागता है और आगे जाकर वह उस शेर को जाल में फंसा लेते हैं और उस शेर को बेहोश कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग गौंड है और इन्हीं की बहन होती है मल्ली। वह कई महीनों से अंग्रेजों के महल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मल्ली वहीं पर है। और यहाँ पर हमें उस गौंड का नाम पता चलता है, जिसका नाम अख्तर होता है। अब अगले सीन में हम एक अंग्रेजी ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसकी बाइक खराब हो जाती है। इसलिए वह अख्तर के पास जाते हैं उस बाइक को सुधरवाने के लिए। तो यहाँ पर अख्तर उसे बताता है कि आपकी बाइक खराब नहीं हुई है, बल्कि ये गाड़ी रिजर्व में है, इसलिए वह चालू नहीं हो रही थी। और ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी अंग्रेजन हंसने लगती है। और ये बात कहीं ना कहीं उस ऑफिसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह अख्तर को बहुत मारता है। अख्तर चाहता तो उस ऑफिसर को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे मल्ली को ढूंढना था और वह ऐसा कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहता है। अब आगे हम स्कॉट सर की वाइफ को देख पाते हैं, जो कि सभी पुलिस वालों से कहती है कि कोई है जिसके अंदर स्पेशल काबिलियत। ये सुनकर राजू तुरंत ही सामने आता है और उनकी चुनौती को एक्सेप्ट करता है। अब आगे हम
हम राजू और उसके चाचा को बात करते हुए देख पाते हैं, जिनमें वह उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वह उन क्रांतिकारियों के अड्डे पर जाने का फैसला लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम अख्तर को देख पाते हैं, जिसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर वह महल के अंदर कैसे जाए। और वहीं पर एक अंग्रेज एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, जिसे देखकर जेनिफर नाम की एक लड़की वहां पर आती है और उस आदमी को बचा लेती है। उस लड़की को देखकर अख्तर और उसके आदमी समझ जाते हैं कि उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वही लड़की कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ राजू क्रांतिकारियों की सभा में शामिल हो जाता है। यहाँ पर वह सभी लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी राजू कहता है कि हमें तो स्कॉट सर को मार देना चाहिए। और फिर तभी राजू के पास एक आदमी आता है और वह उससे कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि स्कॉट सर ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। साथ में वह उससे कहता है कि आपके इस काम में उसका भाई हेल्प कर सकता है, इसलिए वह उसके पास ले जाने लगता है। लेकिन बीच में कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे जो कि सबकी चेकिंग कर रहे थे। यहाँ पर वह उस पुलिस वाले से कहता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसे अपनी आईडी भी दिखाता है। लेकिन तभी वह पुलिस वाला उसे सैल्यूट करने लगता है, जिसे देखकर वह आदमी को पता चल जाता है कि वह भी सच्ची में पुलिस वाला है। और वह तुरंत ही वहां से भागने लगता है और भागते भागते वह एक भीड़भाड़ वाली जगह में घुस जाता है, जहां पर राजू उसे नहीं ढूंढ पाता। राजू ब्रिज के ऊपर था, वहीं अख्तर ब्रिज के नीचे था और वह वहां पर एक छोटे से लड़के को कुछ पैसे देता है और उसे मछली पकड़कर लाने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर अख्तर का आदमी आ जाता है और वह उसे बताता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, जो कि दिखने में हमारे ही तरह था। और जब वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन निकल कर जा रही होती है। लेकिन अचानक ही उसके डब्बे में आग लग जाती है और वह नदी में गिर जाती है, जहां पर वह लड़का भी था जो कि फंस चुका था। जिसे ऐसा देखकर अख्तर सभी से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। और ये सब चीजें राजू ऊपर से देख रहा था, इसलिए वह उसकी तरफ हाथ बताता है और अख्तर को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद दोनों ब्रिज पर थे। अख्तर अपनी बाइक से था और वहीं राजू घोड़े पर था। दोनों ने एक रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया था और दोनों तरफ से कूद जाते हैं और उस बच्चे को सही सलामत बचा लेते हैं। और दोनों अपना अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद राजू और अख्तर की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। आगे वह कुछ महीने साथ में बिताते हैं और दिन गुजरते जाते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। उनकी दोस्ती इस तरह से गहरी हो चुकी थी कि अब वह दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की असलियत के बारे में नहीं मालूम था। राजू अख्तर के साथ दिन भर घूमता है और राजू अख्तर के साथ वाले आदमी को ही दिन भर ढूंढता है, लेकिन उसने ये फोटो अख्तर को अभी तक नहीं बताई थी। आगे महल में से जेनिफर गाड़ी लेकर निकलती है और अख्तर उसे खूबसूरत नजरों से देख रहा था, जिसे इस तरह से देखता हुआ राजू समझ जाता है कि वह जेनिफर को पसंद करता है। इसलिए वह उसके लिए एक प्लान बनाता है और जेनिफर से उसकी बात करवाने के लिए जेनिफर की कार के सामने कुछ कील पटक देता है, जिसके कारण आगे जाकर उसकी कार पंचर हो जाती है। अख्तर बहुत भोला है, इसलिए वह राजू से कहता है कि अब वह उस गाड़ी का पंचर बनाकर सब कुछ ठीक कर देगा। अब वह लड़की उनके पास आती है और अख्तर को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए राजू उसकी मदद करता है और कहता है कि ये आदमी बाजार जा रहा है और जाते हुए तुम्हें भी बाजार छोड़ देगा। अब जेनिफर और अख्तर बाजार पहुंच जाते हैं, जहां पर वह दोनों आपस में कुछ समय बिताते हैं और एक दूसरे का नाम भी बताते हैं। साथ में वह दोनों बातें भी करते हैं, लेकिन अख्तर को इंग्लिश नहीं आती है और जेनिफर को हिंदी नहीं आती है। जेनी यहाँ पर छोटे साइज के कपड़े खरीदती है और यहाँ पर अख्तर उसे इशारों में कहता है कि ये आपके साइज का नहीं है, जिस पर जेनी उससे कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि मल्ली के लिए है। और मल्ली नाम सुनते से ही अख्तर समझ जाता है कि मल्ली उन्हीं के पास है, इसलिए वह खुद के हाथों से एक कंगन बनाता है और जेनी को दे देता है, जो कि एक मैसेज के रूप में है। जिसके बाद जेनी उसे इनविटेशन देती है अपने महल में आने का, जहां पर एक खास प्रोग्राम होना था। दूसरी तरफ मल्ली उस कंगन को देखकर समझ जाती है कि ये कंगन उसी के भाई ने भेजा है। और अब अख्तर और राजू उस प्रोग्राम में जाने के लिए एकदम रेडी थे और वह उस प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, जहां पर जेनी उससे मिलती है। जिसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और उन्हें इस तरह से डांस करता हुआ एक अंग्रेज जल रहा होता है, इसलिए वह भी उसके पास जाकर डांस करने लगता है
और फिर लात मारकर गिरा देता है। फिर वह उसके सामने कुछ डांस की स्टेप करके बताता है और कहता है कि क्या वह इस तरह से कर सकता है। इसके बाद राजू और अख्तर शुरू हो जाते हैं डांस करने के लिए, जो कि बहुत ही तगड़ा डांस करते हैं और उसमें जैनी भी उनका साथ देती है। पार्टी में सभी लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन अख्तर और राजू आखिर तक डांस करते हैं। अब प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जैनी अख्तर को अपने घर ले जाती है। इनके जाने के बाद राजू उसी आदमी की तलाश करने लगता है और इस बार वह आदमी उसे मिल भी जाता है और इस बार वह उसे पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ अख्तर जब महल में एंटर हो रहा होता है तो तब उसे कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वहां पर 2 दरवाजे लगे होते हैं और पहला वाला दरवाजा खुलने के बाद जब दूसरा वाला दरवाजा खुलता है तो पहला वाला दरवाजा पहले बंद होता है। जिसके बाद अख्तर और जैनी के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अख्तर उससे कहता है कि उसे भूख लगी है। तो जैनी जैसे ही वहां से जाती है तो अख्तर तुरंत ही मल्ली से मिलने के लिए चला जाता है और वह दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। मल्ली अख्तर के सामने जिद करती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन अख्तर उससे कहता है कि वह अभी नहीं, लेकिन तुम्हें बाद में जरूर लेकर जाएगा। और राजू यहाँ पर अख्तर के साथी को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे उसके भाई का नाम पूछता है, लेकिन वह उसे नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। अब उसी रात एक सांप उसके हाथों के पास आता है और वह उस सांप को दबोच लेता है, जिसके बाद जब राजू उससे बात करने के लिए आता है तो वह उसके ऊपर उसी सांप को फेंक देता है, जिसके कारण वह सांप उसे डस लेता है और वह उससे कहता है कि 1 घंटे के अंदर वह मर जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी इसका इलाज नहीं है। और ये सारी बातें सुनने के बाद राजू उस आदमी को छोड़ देता है। उसी रात में हम अख्तर और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि अगले दिन मल्ली को वहां से लाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर राजू आ जाता है। राजू को इस तरह से देखकर अख्तर उसके पास जाता है और वह समझ जाता है कि उसे सांप ने काटा है, इसलिए वह उसका इलाज करने लगते हैं, लेकिन जहर पूरी तरह से चढ़ चुका था, इसलिए अख्तर अपने शरीर से एक रक्षा बूटी निकालता है और उसे देखकर राजू समझ जाता है कि ये उसी आदमी का भाई है, क्योंकि ये रक्षा बूटी उस आदमी के शरीर पर भी मौजूद थी। जाते जाते अख्तर राजू से कहता है कि जहर सुबह तक उतर जाएगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ में वह कहता है कि उसका पूरा मन है कि वह यहाँ पर रुके, लेकिन उसे एक बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए उसे जाना ही होगा। और वह उसे अपनी असलियत भी बता देता है। वह उससे कहता है कि उसका नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है और वह यहाँ पर अपनी बहन मल्ली को बचाने के लिए आया है। उसने कई बार सोचा कि वह अपनी असलियत को बता दे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह अपने दोस्त के ऊपर कोई भी आंच आने दे। भीम यहाँ पर राजू से कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि एक सच्चा दोस्त ही एक दोस्त से बोलता है। अब उसी रात एक बहुत बड़े जश्न को देख पाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर स्कॉट सर आने वाले हैं, लेकिन तभी भीम के लोग एक ट्रक को लेकर अंदर घुस जाते हैं और उस ट्रक में भीम और उसके जानवर थे और ये वही जानवर है जिन्हें वह लोग जंगल में पकड़ा करते थे। जिसके बाद भीम और उसके जानवर उन सभी लोगों को मारने लगते हैं और तभी पीछे से राजू अपनी पुलिस की वर्दी पहन कर आता है और उसे इस तरह देखकर भीम पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसी ने असलियत छुपाई है, जबकि राजू ने भी एक बहुत बड़ी असलियत छुपाई है। यहाँ पर राजू उसके पास आता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन भीम मुझसे साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और आखिर में राजू भीम को अरेस्ट कर लेता है। आगे हम राजू को देख पाते हैं जो कि निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके बाद कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में और हम बैंकर रामा राजू नाम के एक क्रांतिकारी को देख पाते हैं, जो कि वहाँ के सभी लोगों को गन चलाना सिखा रहा होता है। उनके पास बंदूकें नहीं थी, इसलिए उन्होंने लकड़ियों की बंदूकें बनाई हैं और उन्हें रियल वाली बंदूक की तरह ही प्रैक्टिस करवाना सिखाता है। रामाराव के साथी जब उससे कहते हैं कि वह लोग अब बंदूक चलाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, तब रामाराव उनसे कहता है कि जब उसे विश्वास हो जाएगा कि उनका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, तब वह उन्हें रियल बंदूक देगा, क्योंकि उसे इन बुलेट्स की कीमत पता है। साथ में वह उन्हें बताता है कि एक अंग्रेज ने उसे गोली की कीमत बताई थी, जहां कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और तब रामाराव उन्हीं की फोर्सेस में काम किया करता था।
यहाँ पर वह एक आदमी को सजा दे रहे होते हैं, लेकिन वह यहाँ पर उसे गोली नहीं मारते हैं, बल्कि वह लोग उसे हथौड़े से मारते हैं, क्योंकि वह एक गोली की कीमत उस आदमी से कहीं ज्यादा मानते हैं। इसके बाद रामाराव को गुस्सा आ जाता है और वह उस जॉब को छोड़कर तुरंत ही अपने गाँव आ जाता है, जहाँ पर उसने एक साथ में एक गन और कुछ गोलियां लेकर आया था। रामाराव की फैमिली में 4 लोग हैं, एक तो उसकी वाइफ और 2 बेटे। यहाँ पर वह सभी को क्रांतिकारी बनाने के लिए लग जाता है और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वह किसी न किसी तरह से अंग्रेजों से लड़कर उन सभी के हाथों में गन दे सके। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान रामाराव के बेटे के कंधे के पास एक चोट थी और पूछने पर उसे पता चलता है कि रात को उसने उनकी चोरी से गन चलाई थी। तब रामाराव गुस्सा करते हैं और तभी सीता और सामने आती है और उनसे कहती है कि ये गन उसने उसे चलाने को दी थी। साथ में कहती है कि उसका निशाना बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह उसे निशाना बताने के लिए ले जाने लगती है, जहां पर रामाराव देखता है कि निशाना एकदम बीचों बीच था। रामाराव को लग रहा था कि उसने ये निशाना बाजू वाली पहाड़ी से चलाया है, जबकि सीता उसे बताती है कि ये निशाना बाजू वाली पहाड़ी से नहीं बल्कि ऊंची वाली पहाड़ी से चलाया है। और ये सब चीजें देखकर रामाराव पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि अब सभी लोग तैयार हो चुके हैं। और जब वह वहां से वापस आता है तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था और वहां पर वह सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रामाराव अपनी गन को लेकर आता है और उन अंग्रेजों को मारने लगता है। लेकिन लड़ाई के दौरान रामाराव के हाथों में एक गोली लग जाती है, जिसके कारण उसकी एक उंगली टूट जाती है, जिसके कारण अब रामाराव के बेटे को गन उठानी पड़ती है और उन अंग्रेजों को मारना पड़ता है। यहाँ पर वह ऐसा निशाना लगाता है कि अंग्रेजों को दुम दबाकर पीछे भागने पड़ता है। अब प्रेजेंट के सीन में राजू एक खत लिखता है सीता के लिए और उसे यहाँ के हालात बताता है। वह लिखता है कि जल्द ही वह अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपने एक दोस्त को धोखा दिया है और अब वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन राजू स्कॉट सर के पास जाता है, जहां पर स्कॉट सर भीम को सबके सामने सजा देने को कहता है। अब अगले ही दिन भीम को सजा देने के लिए राजू एकदम तैयार था। यहाँ पर राजू भीम से कहता है कि अपने आप को सरेंडर करके घुटने के बल बैठकर स्कॉट सर से माफी मांग लो, लेकिन भीम साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद राजू उसकी बहुत पिटाई करता है। राजू उसे अधमरे की हालत में कर देता है, लेकिन भीम घुटने नहीं टेकता है। साथ में वह एक गाना भी गा रहा होता है, जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। आखिर में भीम बेहोश होकर गिर जाता है। राजू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह भीम को मारे, वह इसलिए कर रहा था ताकि वह अंग्रेजी ऑफिसरों के दिल जीत सके। वह रोता जा रहा था और भीम को मारता जा रहा था, जिसका फल ये मिला कि उसी रात उसका प्रमोशन कर दिया गया और अब उसे हथियारों को सही सलामत दूसरी जगह भेजना था। और इसी पल का वह लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। ये काम उसे परसों करना था, लेकिन परसों ही भीम की फांसी भी थी। इसलिए वह अपने चाचा से कहता है कि वह पहले भीम की फांसी को रोकेगा और उसे बचाएगा। हमारे लोगों तक हथियार नहीं भी पहुंचे तो भी चलेगा। जिस पर उसके चाचा उससे कहते हैं कि हमने इस वक्त का सालों से इंतजार किया है। जिस पर राजू उन्हें बताता है कि हम जिन हथियारों की बात कर रहे हैं वह हथियार भीम है। बाबा चाहते थे कि हर एक आदमी के हाथों में हथियार हो, लेकिन भीम के जज्बे ने हर एक इंसान को हथियार बना दिया और वह इस जज्बे को लोगों तक पहुंचाएगा और इसके लिए उसे जान भी देनी पड़ी तो वह खुशी खुशी दे देगा। आगे स्कॉट सर और राजू भीम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां पर स्कॉट सर उसे अगले ही दिन फांसी देने वाले थे, लेकिन राजू उनसे कहता है कि उसे फांसी इस तरह से नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे तो सभी लोगों के सामने फांसी देनी चाहिए जहां पर मल्ली भी खड़ी हो। इसलिए वह उनसे जगह बदलने को कहता है और स्कॉट सर भी मान जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राजू वहां पर रखी हुई सारी गन को खराब कर देता है, जिसके बाद अगले दिन स्कॉट सर के सभी लोग भीम को फांसी देने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर राजू सबसे आगे था। तभी राजू एक पेड़ से उन सभी के रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट सर आगे निकल जाते हैं और फिर राजू को एक गोली मारते हैं। गोली तो मिस हो जाती है, लेकिन राजू एक पेड़ के नुकीले भाग से टकरा जाता है
और उसे एक गहरी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ जब भीम को फांसी देने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा था, तब राजू के चाचा उसके हाथ में बड़े ही चालाकी से एक ब्लेड उसके हाथ में थमा देते हैं और भीम यहाँ पर खुद को छुड़ाकर उन सभी को बहुत मारता है। जंगलों के रास्ते से मल्ली जब भीम की तरफ आ रही होती है तो पीछे से राजू ने उन सभी को साफ कर दिया था, जो कि मल्ली ने नहीं देख पाई थी। अब जब मल्ली भीम की तरफ भागते हुए आ रही थी तो मल्ली के सामने ही एक आदमी छिपा हुआ था और वह मल्ली को गोली मारने वाला था। इसलिए राजू मल्ली के बाजू से निशाना लगाता है और उस छिपे हुए आदमी को मार देता है। लेकिन यहाँ पर भीम को ऐसा लगता है कि राजू मल्ली को मारने वाला था, इसलिए भीम राजू के सर पर एक जोरदार प्रहार कर देता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और भीम मल्ली को लेकर वहां से उड़नछू हो जाता है। और यहाँ पर राजू उन सभी पुलिस वालों को रोक रहा होता है और वह अरेस्ट भी हो जाता है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि राजू जब अपने गांव से शहर की तरफ निकला था तो उसने गांव वालों से वादा किया था कि वह हथियारों को लेकर यहाँ पर आएगा, वरना वह यहाँ पर कदम नहीं रखेगा। दूसरी तरफ भीम को ढूंढने की पूरी कोशिश जारी थी। यहाँ पर उन्होंने हर एक इलाके को घेर लिया था। उन्होंने दिल्ली से आगरा तक के पूरे रूट को बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें शक सिर्फ एक ही जगह पर था, वो है हाथरस। और यहाँ पर भी वह लोग छानबीन करने के लिए चाहते हैं। कुछ महीने बाद के सीन को हम देखते हैं कि राजू अब लॉकअप में बंद है और यहाँ पर उसकी बहुत ही बुरी हालत है। उसके पैर में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी हुई है और वह चल भी नहीं सकता है। वह लोग राजू को अंडरग्राउंड वाली काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम के साथ जो लोग थे वहां पर पुलिस वालों ने अब छानबीन करना स्टार्ट कर दिया है और वह उनके घर भी घुस गए थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर सीता को देख पाते हैं, जो कि उन पुलिस वालों से कहती है कि यहाँ पर चेचक फैल चुका है और वह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद अंग्रेज ऑफिसर पीछे हो जाते हैं और वह दूर से ही टॉर्च के सहारे सभी लोगों को देखने लगता है। तो सीता उसके पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर मदद मांगने लगती है, जिसे देखकर वह ऑफिसर उसके पेट में लात मार देता है और फिर वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब वह लोग सीता से पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ पर क्यों आई है, तो सीता उसे बताती है कि वह यहाँ पर राम के लिए आई है। वह ब्रिटिश सरकार के लिए पुलिस का काम करते हैं, लेकिन वह हमारी तरह एक क्रांतिकारी है। साथ में उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपने एक दोस्त को धोखा दिया है और वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। साथ में वह फ्लैशबैक की पूरी स्टोरी बता देती है कि किस तरह से रामा राव ने सभी लोगों को क्रांतिकारी बताया था। और यहीं पर फ्लैशबैक की स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें रामा राव ने खुद को सरेंडर कर दिया था क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। यहाँ पर रामा राव उन सभी के पास जाता है और उसके पीठ पर लगे हुए बॉम्ब्स को राजू से शूट करने को कहता है। राजू भी शूट कर देता है और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ साथ उसके बाबा भी मर जाते हैं। साथ ही राजू की फैमिली में छोटा भाई और उसकी माँ भी यहीं पर मर जाते हैं। भीम ये सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वह अपने आप को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो सिर्फ मल्ली को बचा रहा था, लेकिन राजू तो सभी लोगों को ही बचा रहा था। और सीता के पास ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक खत भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि राजू की कल फांसी है और उसकी डेड बॉडी लेने के लिए कल आ जाए। यहाँ पर भीम सीता से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वह राम को सीता से मिलवा कर ही रहेगा। जिसके बाद वह अगले ही दिन ब्रिटिश सरकार की जेल में पहुंच जाता है, जहां पर वह राम को निकालता है। अब क्योंकि राम के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए भीम उसे अपने कंधे पर बिठालता है और उन सभी लोगों से लड़ते हैं और सही सलामत वह लोग वहां से बाहर भी निकल जाते हैं। यहाँ से जाकर वह डायरेक्ट राम जी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं और भीम उसे राम जी के पूरे वस्त्र पहनाता है। उसके बाद एक ऐसा संग्राम देखने को मिलता है जो कि आपने आज तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। यहाँ पर राम बारी बारी से धनुष बाण से सभी को मारता है, जिसके कारण वह लोग ये नहीं देख पाते हैं कि आखिर तीर कहाँ से आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम भी सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब वह लोग स्कॉट के महल के पास पहुंचते हैं, जहां पर स्कॉट इनके ऊपर तोप चलाता है और तभी ये लोग भी एक जलती हुई बाइक को स्कॉट की तरफ फेंकते हैं। स्कॉट को ऐसा लग रहा था कि ये बाइक उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वह बाइक तो जाकर कमरे में चली जाती है
और कमरे में बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए थे, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां के अंग्रेज सारे मर जाते हैं और आखिर में भीम स्कॉट को मारता है। ऐसे से राजामौली का सिनेमा बनाने का अपना एक सपने लोक है। हालांकि इस बार उनकी कहानी महिष्मती से किसी काल्पनिक लोक की नहीं है, लेकिन धरती पर जो कुछ उन्होंने कई साल पहले रचा है वह अतुलनीय है। राजामौली का सिनेमा विश्व सिनेमा की उस पटरी पर आ चुका है जिसमें कथानक का विस्तार किरदारों से ज्यादा उसकी कायनात करती है। राजामौली सिनेमा के उन फिल्मकारों में से है जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में हमारे अपने किरदारों के साथ भी इस तरह के विजुअल इफेक्ट वाली फिल्में बन सकती है। निर्देशक ने दोनों ही किरदारों के इंट्रोडक्शन सीन को कुछ इस तरह से सजाया है कि आप जान जाते हैं कि इन किरदारों का मिजाज कैसा होगा। दोनों कलाकारों द्वारा पानी से बच्चे को बचाया जाने वाला सीन हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दृश्य, हर सीन आपकी सांस रोक देता है। दर्शक के तौर पर कभी आप चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है, आप उत्तेजना के प्रभाव में बहते जाते हैं। राजामौली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कहानी के नैरेटिव में किरदार ज्यादा अहम है और इस बात को रामचरण और जूनियर एनटीआर 100% सही साबित कर दिखाते हैं। अभिनय के मामले में रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिल्म में दोनों किरदार जल और आग का प्रतिनिधित्व करते हैं और भीम के रूप में जूनियर एनटीआर ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूत में थामे रखा है, जबकि रामचरण ने नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया गया है। मगर जब उसकी क्रूरता के पीछे दर्शक उसका मकसद जान जाते हैं तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है मगर प्यारा है। अंग्रेजी लड़की जैनी का किरदार कहानी में अच्छाई के पक्ष को मजबूत करता है। अजय देवगन की उपस्थिति फिल्म का भव्य पक्ष बताती है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।